तो युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 9 मार्च और आज हम बात करेंगे बिहार पीसीएस के FLT2 पे। मॉर्निंग में आपको करंट का पेपर मिल गया होगा। करंट का एनालिसिस जो भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो बिहार पीसीएस में पूछे जाते हैं उसका एनालिसिस करा दिया गया था अमर सर के द्वारा। और उसके आगे जो भी क्वेश्चन पॉलिटी के हैं 15 क्वेश्चन उसका एनालिसिस मैं करा देता हूँ। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिनको ज्वाइन करना है दोनों माध्यम में अवेलेबल है ऐप पर, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए होंगे उनको पता भी होगा उन चीज़ों को। FLT5 तक आदमी पहुंच गया है वहाँ, तो बिहार पीसीएस का दे सकते हैं। ये नंबर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर है, ये प्ले स्टोर है, यहाँ पे जाकर आप लोग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों परीक्षाओं का है, वनडे एग्जाम का भी है, यूपीएससी का भी है, स्टेट पीसीएस का भी है। डेट बढ़ गया है, 8 मई हो चुका है पेपर का डेट। 67 बीपीएससी टेस्ट सीरीज है, इसके बाद बीपीएससी मेंस का भी टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज है, लूसेंट का भी टेस्ट सीरीज है। ये सब टेस्ट सीरीज जो बताया जा रहा है, बाकी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टेस्ट सीरीज होते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, सब है ऑलरेडी इसमें। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक जो है आपके करंट के क्वेश्चन थे जो अमर सर के द्वारा करा दिया गया है। 1 से लेकर 30 तक पॉलिटी का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पीसीएस में। 31 से लेकर 45 तक है क्वेश्चन, 31 से 45 तक। तो इसका एनालिसिस मैं करा देता हूँ आप लोगों को। तो इसका FLT2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो FLT2 जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं या जो लोग किए होंगे उनको पता ही होगा। जो लोग नए ज्वाइन करेंगे उनको देखिए 2 चीज़ें हैं। आपको जो पेपर होगा उसका एनालिसिस भी मिलेगा, यानी कि मान लीजिए जो लोग पेपर दे चुके हैं उसका एनालिसिस भी मैं करा रहा हूँ पूरा। FLT1 हो चुका है, FLT2 का एनालिसिस चल रहा है, उसका PDF भी आपको मिलेगा। 21 पूरे फुल टेस्ट आपको मिलेंगे, दोनों माध्यम में मिलेंगे, स्कोर भी आपको पता चल जाएगा। तो जो भी सब्सक्रिप्शन लेगा उसको ये सुविधाएं मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 31 क्वेश्चन पे, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक मॉर्निंग में जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जाके एक बार वीडियो देख लेंगे और खुद कमेंट करके बताएंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग के, क्योंकि कमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं करेंगे समय निकल जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा आपको, फिर लोग कमेंट करना चालू कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 31 क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। और एक बात बता दूं कि ऐसे पेपर में जो भी वनडे एग्जाम के पेपर होते हैं या बिहार पीसीएस का जो पेपर होता है, एकदम देखो ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी का। ये 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन भी कोई लड़का कर सकता है, ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ कि 12 से 13 क्वेश्चन सभी बच्चों के सही भी होते हैं। बहुत एकदम जो लड़का निहायती पढ़ाई एकदम नहीं करता हो वो भी 10 क्वेश्चन सही करके आता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिए। 15 क्वेश्चन एकदम फ्री के क्वेश्चन है, और जो 15 क्वेश्चन अगर गलती कर दिया तो समझो कि थोड़ा कट ऑफ मेरिट से आप लोग इधर उधर हो सकते हो। एक एक क्वेश्चन से कट ऑफ इधर उधर हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू साहब, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बिहार का पेपर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद साहब चूंकि बिहार के ही थे और सभी का एक रोल था, और पूछा है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों का एकीकरण करने का सबसे बड़ा जो जीमा है, जो इतनी बड़ी बड़ी रियासतें हैं आज जो हमारे MP जो मलाई काट रहे हैं, जितनी भी रियासतें उस समय थी उनको इंटीग्रेटेड करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही हो पाया था। यह संभव का जो संभव में बदला सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया, और बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। और यही प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे, और देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। हालांकि विवाद है लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। प्रारूप समिति, अगर देखो ये क्वेश्चंस लगातार कंफ्यूजन लड़के जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। यहां पर मैंने प्रांतीय संविधान समिति पूछा है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन एक प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनके द्वारा संविधान, जो आज संविधान जिसको हम लोग मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का सबसे बड़ा योगदान है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, देखो शब्दों का हेर फेर देख लो। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। संघ संविधान समिति पूछे, संघ संविधान समिति SSS, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू साहब थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, लगातार प्रधानमंत्री 1964 तक, आजादी से लेकर 1964 तक यही देश के प्रधानमंत्री रहे भी।
इसके साथ ही साथ झंडा समिति, रियासत समिति, देशी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति और नियत समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। तो देखिए एक क्वेश्चन से मैंने सारा एनालिसिस दे दिया है और मैं दावा करता हूं कि युक्ति आईएएस के द्वारा जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जो भी आपको फैक्ट दिए जाते हैं, कहीं का इधर उधर का फैक्ट नहीं होता है। जितनी भी किताबें आप उठा के देखेंगे एरर्स जरूर मिलेंगे, लेकिन ऑथेंटिक साइट से उस फैक्ट को उठा के उसको क्रॉस चेक करके ही आप लोग के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। अमर सर ने कल आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे जो भी फैक्ट आप दिए हैं, आप कोई भी किताब उठा के देखो बहुत सारी गलतियां मिलेंगी, लेकिन जो फैक्ट कल दिया गया है या जितनी बार युक्ति आईएएस के द्वारा फैक्ट दिया जाता है, कहीं भी एक भी एरर्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर हम लोग 10 बार उसको सर्च करते हैं, पीआईबी से लगाया, सब जगह सर्च होता है, जहां भी अगर कोई एरर्स होता है उसको दूर करने का पूरा काम युक्ति आईएएस के द्वारा किया जाता है। अमूमन कोचिंग संस्थानों में यही होता है कि जो उठाया इधर से कॉपी उधर से पेस्ट, ये काम युक्ति आईएएस में नहीं किया जाता है। जहां एरर्स होंगे उसको सुधारा जाता है, उन चीजों पे पूरा सर्च होता है, उसके बाद आप लोगों के सामने उस एक्सप्लेनेशन को लाया जाता है। हाँ, शब्दों में कहीं हेरफेर हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं अब कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ कोई समझौता युक्ति आईएएस नहीं करता है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति, जैसे मैंने कहा कि प्रांत के बारे में पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ट्रिक बता रहा हूं। अगर पूछे प्रारूप समिति तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ट्रिपल एस, जैसे मैंने कहा संघ संविधान समिति पूछे तो जवाहरलाल नेहरू साहब। अगर झंडा समिति, रियासत समिति, देशी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति, नियम समिति, अगर ये सब पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब इसके अध्यक्ष थे और बाकी संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए, एक क्वेश्चन आपको बीआरपीएसएस में देखने को मिलेगा इससे। अगला क्वेश्चन 32वां पूछा गया था, स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में। क्वेश्चन क्या है, जब हमें आजादी मिली तो अंतरिम मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृता कौर, आप चाहते होंगे जब भी एम्स गए होंगे तो राजकुमारी अमृता कौर एक डिपार्टमेंट भी है, लिखा भी है वहां पे। राजकुमारी अमृता कौर को कौन सा विभाग दिया गया है। मैं बार बार कहता हूं कि जो सीसेट होता है ना, सीसेट का जो पेपर होता है वो हमेशा पेपर, ये आपके आईक्यू लेवल चेक करने का ही पेपर होता है। अगर कोई लड़का वो चीजें वहां देखा होगा तो समझ सकता है। तो राजकुमारी अमृता कौर को कौन सा विभाग दिया गया है। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय जो भी कहो, वाणिज्य मंत्रालय, संचार मंत्री, कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था। तो स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृता कौर जो साहब जो थी उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, स्वास्थ्य मंत्री थी। देख लीजिए, स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतिम मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, जबकि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और यही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब है 1940 से लेकर 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल भी रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, सभी महत्वपूर्ण नेता जेल में बंद थे। उस समय जो अध्यक्ष का कार्यभार संभाला गया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब के द्वारा ही संभाला गया था। 1940 से लेकर 1945 तक ये देश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पूरा हिंट आप लोग को दे देता हूं। तो अगर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब के बारे में पूछा कि आप लोग, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब को जो डिपार्टमेंट दिया गया था, एक मिनट रुक जाइए बस आप लोग, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था, जबकि होम जागीर भाभा साहब को वाणिज्य मंत्रालय और रफीक अहमद किदवई साहब को संचार मंत्रालय दिया गया था। तो याद रखिएगा, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो डिपार्टमेंट सबका जरूर याद रखिएगा। जैसे इस समय वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, आज के परिप्रेक्ष्य में हर एस्पिरेंट्स को याद होना चाहिए, जवानी याद होना चाहिए। कृषि मंत्री कौन है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते, और नहीं पूछे भी जाएं तो याद तो होना चाहिए ना। वैसे ही स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में अगर पूछा है राजकुमारी अमृता कौर को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, तो उस समय दिया गया था उनको डिपार्टमेंट स्वास्थ्य मंत्री। शिक्षा मंत्री हमारे थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब। वाणिज्य मंत्री का जो कार्यभार दिया गया था होम जागीर भाभा साहब को दिया गया था, और देश के संचार मंत्री रफीक अहमद किदवई साहब थे। तो चारों लोगों का डिपार्टमेंट का अलग अलग बता दिया है, याद कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। तो सबसे पहले अगर भाषा के आधार पर कोई राज्य पृथक हुआ था, अलग किया गया था, भाषा के आधार पर राज्य का स्थापना हुआ था, गठित हुआ था, वो राज्य था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया,
जिसके साथ ही साथ गुजरात राज्य की स्थापना 1960 में होता है, नागालैंड राज्य की स्थापना अस्तित्व में आया था 1963 में, और हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 में किया गया था। तो अगर मान लीजिए आपसे ये पूछे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश कब किया गया था? गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है, एक दिन पहले याद रख लीजिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात कब किया गया था? 1960 में। नागालैंड कब था? 1963 में। और 3 साल बाद हरियाणा 1966। यानी याद रखने का तरीका है, गुजरात 60 में, 63 जो था वो नागालैंड, और 66 जो है वो हरियाणा। ऐसे याद कर लीजिएगा। गोवा का, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का, ये हमेशा क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। राज्य कब अस्तित्व में आया? उत्तराखंड कब है आपका? जैसे यूपी से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। 1, 9, 15 जो डेट है, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, कौन मतलब 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर सन 2000 को 3 राज्य अस्तित्व में आए थे। कमेंट करके बताइए कि 1 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को और 15 नवंबर सन 2000 को कौन सा राज्य अस्तित्व में आया। यानी जैसे मैंने कहा कि यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कटा था, एक राज्य अलग किया गया था, पृथक किया गया था। कमेंट करके बताइए उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, और यह भी कमेंट करके बताइए कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को कौन कौन से राज्य अस्तित्व में आए और कौन कौन से डेट में कौन कौन सा आया था। यहां पर भाषा के आधार पर जैसे मैंने कहा, आंध्र प्रदेश 1953। मान लीजिए यही क्वेश्चन अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पर पूछ दे या असेंडिंग ऑर्डर में पूछ दे कि पहले कौन पहले बाद में कौन, तो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे आप लोग करने की स्थिति में रहेंगे। आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, जिसको डेटा याद होगा वो कर लेगा, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966। ठीक है, कौन पहले आया था कौन बाद में आया, यही भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा गया है। अब देखो अनुच्छेद से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये देखने को आपको मिलता है। पहले बार कि जिस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो पहले ये देख लो कि सत्य पूछा है, असत्य पूछा है। पूछा है समानता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 एंड उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। पहली बात एक बार याद रखो, समानता का अधिकार जो है बेसिकली जो समानता इक्वलिटी की बात की जाती है, जो समानता का अधिकार, ये देखो 14 से 18 होता है, ये तो काटो, ये तो पहले ही गलत है। हम सत्य खोज रहे हैं तो गलत हो गया। स्वतंत्रता की जो बात फ्रीडमनेस, तो स्वतंत्रता जाहिर सी बात है 14 से 18 है ही नहीं, हटाओ इसको, समानता है ये। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो पूछा है ये बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। 23 एंड 24 से लेके में किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में निहित है। समानता का अधिकार 14 से 18 में निहित है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में। इसलिए मैंने कहा देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत था और फर्स्ट वाला भी गलत था। इसलिए हमारा जब 2 सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो गलत है, समानता का अधिकार 19 से 22 नहीं है, 14 से 18 था, इसलिए गलत है। स्वतंत्रता का अधिकार जो मैंने कहा, स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 19 से लेकर 22 तक है, इसलिए यह भी गलत था। बचा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 सही था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 ये भी सही था। दोनों सी और डी सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ई होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन ए है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी है प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है विधि के समक्ष समानता। अब किसी लड़के को यह पता हो कि मूल अधिकार का किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बीच में दिया गया है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में दिया गया है, तो 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में आप जब जाएंगे तो देखेंगे आप समान नागरिक संहिता का वहां पर उल्लेख किया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा एक, प्रेस की स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, ये आपके मूल अधिकार में दिए हुए हैं। आप लोग जाएंगे वहां पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है।
समान नागरिक संहिता बेसिकली की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें अपराधों, सबूतों, अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई। देखो, अंग्रेजों को उस समय की चाल आज तक हम लेके झेल रहे हैं। आज भी हम हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं। पूरी दुनिया तरक्की पर लगी हुई है, विकासशील से सब। खैर छोड़िए, मैं क्या बोलूं आपको। BN राव समिति बेसिकली देख लीजिए कि ब्रिटिश शासन के अंतिम काल में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने हेतु समिति गठित किया था। तो चलिए, इसमें से जो क्वेश्चंस का जो सही आंसर था समान नागरिक संहिता, क्योंकि राज्य का निदेशक तत्व 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 में बेसिकली उल्लेख है, तो 36 से लेकर 51 के बीच में ही आएगा, इसलिए राज्य के निदेशक तत्वों का ये पार्ट है, इसीलिए इसका आंसर समान नागरिक संहिता में है। ठीक है। 36 क्वेश्चन में पूछा गया था, विकसित और विकासशील में अंतर होता है। भारत विकासशील देश है और बाकी जितने भी अमेरिका सब विकसित देश है, और हमें विकासशील से विकसित की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन जब हम इन्हीं चीज़ों के बीच में जापान जैसा एक छोटा सा देश जिसने हिरोशिमा और नागासाकी झेला हो, आज उसी का दिया हुआ मेट्रो हम यूज करते हैं, आज वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। हम जरूर आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन और आगे बढ़ सकता है। ये यूथ हमारे पास सबसे ज़्यादा है, 65% जनसंख्या हमारे पास युवाओं की है। और ये UPPCS में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो हमारा यूथ जो है कहीं ना कहीं, जो आने वाले समय में विकासशील से विकसित तो हम रोज हो ही रहे हैं, जो समय जितना डिले कर रहे हैं उससे पहले उन चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं, विकसित की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन जो अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति आई थी, कहीं ना कहीं आज के जमाने में जो दो लोगों के बीच में मतभेद जो हमारे पॉलिटिशियन करते हैं, कहीं ना कहीं सभी इसके परिणाम भोगने को तैयार रहते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। 36 क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, यही पूछा गया 36 में। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, यही पूछा गया है। क्या लोकसभा के सदस्य इसमें वोट देते हैं क्या, या विधानसभा के सदस्य देते हैं, या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा होता है, या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये भी नहीं पता होता, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो बेसिकली भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत नहीं कोई वोट देते हैं राष्ट्रपति को। पहली बात, हम तो देते नहीं हैं, हम लोग तो देते, जनता तो देती नहीं है, हमारे प्रतिनिधि देते हैं। प्रतिनिधि कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचित होकर जाते हैं, मनोनीत वालों की बात नहीं कर रहा हूं। तो याद रखना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के कितने सदन होते हैं भाई? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यही तो संसद है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, निर्वाचित वाले। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, क्योंकि जनता तो वोट देती नहीं, हमारे प्रतिनिधि वोट देते हैं। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त रखा जाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित, मनोनीत नहीं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग तो नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो याद रखना कि निर्वाचित लोग भाग देते हैं, मनोनीत लोग भाग नहीं लेते हैं। जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, क्योंकि जनता का सीधा जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता तो चुनती नहीं है, हमारे प्रतिनिधि लोग चुनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसमें भी गलतियां करते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। बेसिकली उच्च सदन जो है राज्यसभा है, निम्न सदन जो है लोकसभा है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यह एक संवैधानिक बाध्यता है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने सभी
मुल्क और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदारी और उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। इसके तहत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाता है, ऐसे नहीं हटा देगा। पूछेगा भाई साहब हटाना है, कहेंगे यस हटा दो, हट जाएंगे भाई साहब। और 38वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। 38 क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर किस देश में हुई थी। कुल मिला के यही क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग पिक्चरों के शौकीन होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे, पिक्चर अभी रिसेंटली आई थी 1-2 साल पहले। तो जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, रेल दुर्घटना जब होती है तो ये रेल मंत्री के पद पर थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी, किस देश में, तो वो देश है उज्बेकिस्तान। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुई थी। तो याद रखिएगा डेट 1966। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लोक निधि का अभिभावक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। अब जो लोक निधि की अभिभावक की बात किया गया है, क्या वो राष्ट्रपति होते हैं, क्या वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, क्या लोकसभा स्पीकर होते हैं, क्या वित्त मंत्री होते हैं। तो इसका सही आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं। कैग का रिपोर्ट बार बार सुनते भी होंगे आप लोग। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका सही आंसर होगा। यही जो होते हैं लोक निधि का अभिभावक होता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों सभी व्ययों की लेखा का परीक्षण करता है, अतः उसे लोक निधि, लोक नहीं है यहाँ पर, लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। तो याद रखिएगा लोक निधि का अभिभावक कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। दोनों लोग आइए, जब देखते होंगे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि लोग जब जाते हैं और भीड़ लगाते हैं एक साथ, और संसद में जो पैसे बर्बाद ये लोग कभी काल करते भी हैं कुछ अराजक तत्व। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। क्या संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में। पहली बात तो इन चारों में जो सही आंसर है वो है साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक होती है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक एक और साधारण उपचार है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। जब इसके अनुसार जब किसी विषय पर सदनों में मतभेद होता है, दोनों शब्दों नहीं है यहाँ पर, दोनों सदनों में मतभेद होता है, सदन ए सदन बी में मतभेद होता है, तो इसे पारित कराना संभव नहीं हो पाता है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है कि आप भी आइए और आप भी आइए। साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ऐसे वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है जो धन विधेयक है। तो याद रखना कि साधारण विधेयक के लिए बुलाई जाती है, बार बार नहीं आती है कि भैया आप भी आ जाओ। वित्त विधेयक के लिए तो पूछते भी नहीं है समझो। ठीक है, बस राय दीजिए, काम बाकी सब लोकसभा देखेगी। जिसका सही आंसर है साधारण विधेयक। ठीक है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन सी है। तो जब ऐसे क्वेश्चन है, अगर ये सब क्वेश्चन कोई गलत कर रहा है तो फिर सोचो कि वो तैयारी करने लायक नहीं रह गया है वो। तो पहली महिला राज्यपाल बनने वाली है सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला है जो राज्यपाल के पद पर मनोनीत किया गया था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। और यूपी में काबा रिजल्ट कल आ ही रहा है। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया और 12 वर्ष की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए वे लंदन चली गईं। किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज के गर्टन कॉलेज में शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। प्रसिद्ध रचनाएं, मात्र 13 वर्ष की आयु में कविता द लेडी ऑफ द लेक लिखा था। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गोल्डन थ्रेड सोल, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, नीलांबू ट्रेवल सॉन्ग इत्यादि इसमें शामिल है। और यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में देखेंगे खूब क्वेश्चन इसमें से पूछता है, खास करके द ब्रोकन विंग्स, द बर्ड ऑफ टाइम बहुत पूछा गया है। सरोजिनी नायडू के कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवित्री बना दिया। ठीक है, तो सब लोग विदेश पढ़ के आए थे।
मंडल आयोग रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? मंडल का मंडल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1965, 1970, 1975। तो मंडल का मंडल जो रिपोर्ट था वर्ष 1979 में केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो याद रखना, मंडल का मंडल जो रिपोर्ट थी 1980 और जनता सरकार ने अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया था। 80 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। इसका सही जवाब है क्या है? ई है। 43 पे चलते हैं कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? क्योंकि नियम कानून है, सभी लोग राष्ट्रीय दर्जा तो प्राप्त नहीं है। क्या यूपी में सपा पार्टी जो है क्या राष्ट्रीय पार्टी है कि नहीं? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ क्लॉज होते हैं, वो क्लॉज आप लोग को जब सर पढ़ाएंगे पूरा डिटेल उसमें बताएंगे। आप लोगों का क्या है कि वर्तमान में कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, कमेंट करके थोड़ा जरूर अपना ज्ञान दिखाइए ताकि मुझे भी पता चले कि कितना तैयारी करते हैं आप लोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल दर्जा देने का अधिकार किसको है? हमें तो है नहीं। चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये काम तो इलेक्शन कमीशन ही करता है, चुनाव आयोग ही करता है। तो भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग के लिए, इसके लिए वो कुछ निश्चित मापदंड घोषित करता है। वही मापदंड, लोकसभा में इतनी सीटें होनी चाहिए, 4 राज्यों में विधानसभा की कुछ सीट जीतनी चाहिए, कुछ परसेंटेज वोट होना चाहिए, यही सब उसके क्लॉज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अगर ऐसे क्वेश्चन आए, अगर आप गलत करके आओ तो फिर गलत है, पढ़ाई करना ही बेकार है फिर आप लोगों का। तो टोटल 15 होते हैं, जिसमें 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। तो अस्थायी पूछा है तो 5 है, टोटल 15 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये अस्थायी कौन कौन से देख लो नाम इन लोगों का। संयुक्त राज्य अमेरिका जो दबंगई हर जगह करता है, ब्रिटेन, रूस जो आजकल तो खैर पेपरों में बना पड़ा हुआ है, फ्रांस एवं चाइना है। अस्थायी 2 वर्ष के लिए जितने भी बाकी सदस्य होते हैं कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान शुक्रवार को अल्बानिया, ब्राजील, गेबाना, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। नवनिर्वाचित सदस्य देश अपना कार्यकाल 1 जनवरी 2022 को शुरू करेंगे और उनके पास 31 दिसंबर 2023 यानी कि 2 साल का मौका दिया जा रहा है। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता रहेगी। याद रखना, इन देशों का नाम याद रख लीजिएगा। 1 जनवरी 2022 से शुरुआत करेंगे और 31 दिसंबर 2023 तक ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता इनको प्राप्त है, इन देशों को। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, 45वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। याद रखना, और ये जरूर याद रखना, ये कहीं और मिलेगा नहीं जो युक्ति आईएएस ये सब देता है आपको। ठीक है, डेट कब से कब तक का है ये भी कार्यकाल याद रख लीजिएगा। भारत में प्रथम लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? लोकपाल लोकपाल लोग चिल्लाते हैं, लोकपाल विधेयक। अन्ना हजारे साहब ने भी कहा लोकपाल विधेयक के बारे में। कब रखा गया ये पूछ देकर क्वेश्चन कि कब रखा गया पहली बार, तो मुझे लगता है कि जितने लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे होंगे इसमें किसी का जन्म नहीं हुआ होगा उस समय। संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में 4थी लोकसभा के समय में प्रस्तुत किया गया था और जहां यह 1969 में पारित हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में 4थी लोकसभा के विकृत होने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया। जाहिर सी बात है। तो जब हमारा 68 की बात अगर हम कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जब ऑप्शन है ही नहीं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। पढ़ लीजिए बेसिकली लोकसभा के बारे में थोड़ा सा ये सब। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेता डॉक्टर यलम सिंघवी ने पेश किया। अब यही पूछ दे, बहुत लोगों को नहीं पता है किसके द्वारा ये नाम जड़ा गया है। तो ये नाम जो लोकपाल लोकायुक्त शब्द जो है प्रख्यात विधिवक्ता डॉक्टर यलम सिंघवी ने पेश किया है। वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों, संसद सदस्य भी शामिल के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी और वर्ष 2021 तक विधेयक पारित करने के लिए 8 प्रयास किए गए थे, लेकिन सभी में असफलता मिली।
इसके बाद वर्ष 2002 में एन वेंकटचलम की अध्यक्षता में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही और 2015 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल का पद जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। 2011 में सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु सुझाव देने तथा लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए गठित किया। इसके साथ ही साथ अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन में केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार पर दबाव बनाया और इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। इसके साथ ही साथ 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 को अपनी सहमति दे दी और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया। तो देखो जितना डेटा दिया गया है, पहली बार कब हुआ, किस विधि वक्ता जो थे जिन्होंने इसका नाम जड़ा था, पहला कब लाया गया था, दूसरा कब लाया गया था, कब इसको लागू किया गया था, पूरा डिटेल दे दिया गया है कि आप प्रधानमंत्री जी इसके दायरे में हैं कि नहीं है। तो ये पूरा डिटेल दे दिया गया है, आराम से इसको पढ़िएगा आप लोग। बाकी कल जो है इसके बाद का जो भी क्वेश्चंस है 46 से लगाए आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ज्योग्राफी के, वो मॉर्निंग में आप लोग का एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए जो भी चीज़ें आप लोग को बताया गया है और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कमेंट दीजिए आप लोग, नहीं तो डोज मिलना चालू हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू।